हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे थे, जो आपके कंपार्टमेंट के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है उनको ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका गॉस थ्योरम हमने पढ़ी थी। गॉस प्रमेय क्या होता है ये हमने जाना था। इसके साथ साथ हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसकी जो है एप्लीकेशन की तरफ, यानी गॉस थ्योरम के अनुप्रयोगों की तरफ। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हमने अभी तक जो है आपका जो कूलम्स लॉ है इसके बारे में जाना था, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है ये हमने जाना था। ठीक है, फिर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के बारे में जाना था, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है ये हमने जाना। ठीक है, फिर हमने कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जाना था कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। ठीक है, हमने 3 केसेस पे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। इसके बाद हमने गॉस थ्योरम डिस्कस किया था, इसका प्रूफ देखा था। और आज से हम जो है गॉस थ्योरम के जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन है, उनको डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी इसके एप्लीकेशन हैं इनमें से कोई ना कोई एक एप्लीकेशन आपका आता है। ठीक है, तो इसे आपको काफी अच्छे से लर्न करना है, हर एक स्टेप को देखना है किस तरीके से इस डेरिवेशन को किया जाता है। और आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप पूछें। तो सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी कि इस केस में आपके पास एक तार है, ठीक है, एक लंबी तार है जो आवेशित है यानी जो चार्ज। तो हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि हमारे पास एक लंबी तार है जिसकी लंबाई कैसी है, अनंत है। किसी है कैसी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग, अनंत लंबाई है। ठीक है, और ये जो तार है ये आवेशित है। तो हम मान लेते हैं कि इस तार पर, ये जो तार है आप मान लीजिए ये आपकी क्या है, तार है। ठीक है, और इस तार पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश। अब जैसे कि आप जानते हैं, हमने ये पढ़ा है कि जो आपका धनात्मक आवेश होता है यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें जो फील्ड की डायरेक्शन होती है, किसकी डायरेक्शन होती है, फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है, बाहर की तरफ, इस तरीके से। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब जैसे कि आप ये जानते हैं कि इसमें जो है चार्ज की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है। तो आपके पास जो ये तार है जो आवेशित है, तो यहाँ से जो फील्ड निकलेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में, इस तरीके से या नीचे की तरफ। ठीक है, तो आवेश जो है, जो उसके कारण विद्युत जो क्षेत्र है, आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो किस तरफ होगा, आप देख सकते हैं। हमने जो ये लाइन एरोस जो ड्रॉ किए हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे एरो बनाए हैं, इसी दिशा में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक तार है जो कि चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रही है ये हम जानेंगे कि इसका मान क्या है। अब हमने क्या किया, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ली है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो तार है, ये जो वायर है, इसके कारण, इस चार्ज वायर के कारण, इस आवेशित तार के कारण जो गॉसियन सरफेस जो बन रही है वो कैसी है, एक सिलेंड्रिकल है यानी बेलन के आकार की है या बेलन आकार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सरफेस पर, इस सतह पर या इस पृष्ठ पर हमें हर पॉइंट पे ये देखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जो है
यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कितनी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, जो आपको यहाँ पे आरेख दिखाई दे रहा है इसको आप ड्रॉ करेंगे, और सबसे पहले हम थ्योरी लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड लेंथ एल। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक तार है, हम एक बहुत अनंत लंबाई वाली तार को मान रहे हैं, हमारे पास एक अनंत लंबाई वाली तार है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश जो आपकी घनत्व है वो लैम्डा है, और जिसकी लंबाई क्या है आपकी एल है। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड वी एज्यूम अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब हमें इस तार के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसको हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम एक सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार जो है गॉसियन पृष्ठ या गॉस पृष्ठ जो है उसे हम मानते हैं। As the electric field E is radially in direction, the flux through the end of the cylindrical surface will be zero. अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, इसी का हम उपयोग करके आगे डेरिवेशन के। अब ये जो तार है ये कैसी है, चार्ज है, इसके कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है जनरेट करी, उत्पन्न करी, और उसकी दिशा आपने देखी किधर पे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये गॉसियन सरफेस, जो हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस या जो बेलनाकार गॉस पृष्ठ जो हमने माना है, इसके हम अलग अलग जो है सतह ले लेते हैं, एक छोटे छोटे एरिया ले लेते हैं, और फिर जाके हम इस पूरी तार के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रही है उसको हम कैलकुलेट करें। तो इस ये जो है हमने एक एरिया ले लिया है, मान लीजिए, ठीक है। अब हमने ये छोटा सा एरिया लिया है जो कि ds, ठीक है। अब इसका जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, इस तरफ होगी, ठीक है, ds की दिशा इस तरफ होगी, ठीक है। अब अगर हम इस सतह को देखें, ठीक है, जो इसके छोर है, ये जो आपका सिलेंडर है या जो आपका ये बेलन है, इसके जो छोर है उनको अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एरिया है, क्षेत्रफल है, इसकी दिशा इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर पे हो रहा है आपका, इधर पे। तो यानी जो E है, ठीक है, E है और जो ds है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब हम लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं पहली सतह, ठीक है, सरफेस 1, पृष्ठ 2 मानते हैं इसको, ठीक है, पृष्ठ 2 हमने माना इसे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एरिया है, जो हमारा क्षेत्रफल है, इसका मान कितना है, ds है, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल की दिशा किधर है, इधर की तरफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की। तो जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी दिशा किधर होगी, हमने जाना था कि ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी इसी तरफ, यानी E, ठीक है, E और जो आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायरेक्शन, दोनों की दिशा किधर है, एक ही तरफ है। दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। कितना बनेगा, 0 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मानते हैं तीसरी सतह, यहाँ पे आपकी क्या है, तीसरी सतह है। अब इस सतह की जो आपका एरिया वेक्टर है वो इस दिशा में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होगी वो आपकी इस तरफ होगी, ठीक है। दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, यानी थीटा की वैल्यू जो है थर्ड केस में, तीसरी सतह में कितनी है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, आप थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे कि हम मान लेते हैं, क्या लिखेंगे आप, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हम मान लेते हैं एक अनंत
लंबाई वाली आवेशित तार, जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है तथा, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका घनत्व क्या है, इसका लैम्डा है, रैखिक आवेश घनत्व। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सतह पर या गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान, तो हमें ये निकालना है। तो इसे हम मान लेते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो टोटल या जो इस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, तो ये आप मान लीजिए हो जाएगा बराबर क्लोज इंटीग्रल एस ई डॉट एस। अब हमने क्या किया, तीन सरफेस कंसीडर करी है, ठीक है, इन तीन सतह को ले लेते हैं और इन्हें हम इंटीग्रेट करेंगे। तो आप लेंगे इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल, सरफेस कौन सी है, पहली सतह, ई डॉट डी एस एन कैप प्लस क्लोज इंटीग्रल, दूसरी सतह होगी आपकी ई डॉट डी एस एन कैप प्लस क्लोज इंटीग्रल, तीसरी सरफेस, तीसरी सतह ई डॉट डी एस एन कैप। अब हम जो इसका राइट साइड है, ठीक है, उसको हम अब क्या कर देंगे, खोल। तो पहली सतह जो है, पहली सतह में आप देख सकते हैं ये वाली सतह है, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल 1 ई डी एस कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा का मान पहले केस में क्या है, 90 डिग्री। एन कैप को हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि एन कैप क्या दिखा रही है, दिशा दिखा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी सतह ई डी एस कॉस, दूसरी सतह के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे आपके पास जाएगा कॉस 0 डिग्री प्लस क्लोज इंटीग्रल, तीसरी सतह के लिए ई डी एस कॉस, एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे। अब जैसे कि हम राइट साइड ले रहे हैं, तो पहला जो है आपका cos 90 डिग्री है, दूसरा आपका cos 0 है, तीसरा क्या है आपका cos 90 डिग्री। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका cos 90 डिग्री होता है, ठीक है, cos 90 डिग्री आपका कितना होता है, 0 होता है। तो आपका जो पहला और तीसरी सतह है, यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, जो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा पाई ई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर, पहला cos 90 है तो 0,
दूसरी सतह के लिए। तो दूसरी सतह में आपका क्या है, cos 0, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटीग्रल सरफेस टू ई ds प्लस तीसरी सतह में भी क्या है, cos 90 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल एस ई डॉट डी एस इक्वल्स टू, ये आपका बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल दूसरी सरफेस आपकी ds। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कौन सी सतह की बात कर रहे हैं, दूसरी सतह, यानी हम इस सतह की बात कर रहे हैं, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, कर्व सरफेस की बात। तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो आपका कर्व सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा आपका यहाँ पे। तो जो आपका बेलन होता है, ठीक है, सिलेंडर होता है, उसका CS से क्या होता है आप ये जानते हैं, उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, जब हम इस सरफेस को जो है इंटीग्रेट कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई r। क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है इसका ऑफ सिलेंडर, टू पाई r, ठीक है। इसलिए हमारा क्या आया, ये हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो फाई इक्वल्स टू आ गया आपका E इंटू 2 पाई r। अब हम क्या करते हैं, हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं, गॉस लॉ से, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि जो आपका फाई होता है वो बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे Q की वैल्यू लें, Q क्या बता रहा है आपको, चार्ज, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि जो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है इस केस में रैखिक आवेश घनत्व जो है आपका, जिसे आप लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये आपका जो है बराबर होता है, जो चार्ज है यहाँ पे Q चार्ज हमने माना है, अपॉन इस तार की जो लंबाई, ठीक है, L लंबाई। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू देखें तो Q आपका आ जाएगा लैम्डा L, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, ये आपकी पहली इक्वेशन है, पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण है, और ये आपका क्या है, तीसरा समीकरण। अब आप क्या करेंगे, Q की वैल्यू को रखेंगे, तो पुटिंग 3 into, यानी आप 3 को 2 पे रखेंगे, तीसरी इक्वेशन जो है उसे दूसरे में रखेंगे, तो क्या आएगा आपका, फाई ई बराबर Q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अब फाई की वैल्यू हम रखते हैं पहली इक्वेशन से, समीकरण 1 से हमें क्या पता चलता है, फाई की वैल्यू आपकी कितनी आई है, Q अपॉन सॉरी E इंटू 2 पाई r इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन। तो E 2 पाई r L इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे L से L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका E का जो मान आएगा वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ जाएगा। तो ये आपका E का मान आ गया है, ठीक है। इससे क्या पता चला आपको कि जो E है इस केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में, या एक
जो आपके पास अनंत लंबाई वाली जो आवेशित तार है उसके केस में जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो आपका डेरिवेशन है इसको आपको हर एक स्टेप को ध्यान से देखना है, आपको जो है हर एक स्टेप को लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन को करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर आप जो है स्टेप वाइज काम करेंगे तो आपके जो मार्क्स है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना है, हर एक स्टेप के अकॉर्डिंग ही आपको इस डेरिवेशन को सॉल्व करना है और यहाँ पे ई का मान निकालना है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम चलते हैं अगले अनुप्रयोग की तरफ, यानी अगली एप्लीकेशन की तरफ। तो नेक्स्ट जो आपकी एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी आपके पास एक चादर है, एक शीट है जो कैसी है, चार्ज। ठीक है, यहाँ पे इस पे क्या है, चार्ज। और इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये उत्पन्न करेगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न करेगा उसका मान क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो मान लीजिए, ठीक है, लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइटली प्लेन शीट। मान लीजिए किसी अनंत चादर, कोई आपके पास एक अनंत चादर है जिसमें क्या है, आपका आवेश है जो आवेशित है, जिसका क्या है, एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। यानी जिसका क्या है, आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। और इसका जो एरिया है, जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, ए है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हमारे पास एक शीट है जो चार्ज, ठीक है, चार्ज है, और आप ये जानते हैं कि शीट में चार्ज कहाँ पे होगा, उसकी सतह पर। और ये शीट कैसी है, पतली, मोटी शीट की बात नहीं कर रहे, पतली है। हम ये मानते हैं कि ये क्या है, बिल्कुल पतली है और इसकी दो ही सतह है, यानी साइड में ये क्या है, टू जो है आपको जो इसके कारण जो आवेश होगा वो सिर्फ आगे और पीछे ही हो। ठीक है, और क्योंकि इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, हम मान रहे हैं कि इसमें क्या है, धनात्मक आवेश है, तो जो चार्ज होगा वो कुछ इस दिशा में, या जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये उत्पन्न करेगा वो इस दिशा में हो। ठीक है, इस तरीके से बाहर की तरफ हो। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली शीट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शीट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये आपका अनंत चार्ज शीट है, तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र होगा वो शीट के तल के लंबवत होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। लेट अस कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ई की वैल्यू को फाइंड करना है, ई का मान निकालना है। तो हम ये मान लेते हैं कि इसके एक छोटे से हिस्से से, जो ये अनंत आवेशित चादर है, इसके एक छोटे से हिस्से से जो हमारा गॉसियन सरफेस जो बन रही है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, बेलनाकार है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को जो है, ये जो आपका डेरिवेशन है इसे हम सॉल्व करते हैं। तो अब जैसे कि हमने पिछले उसमें माना, जो आपका पिछला जो डेरिवेशन था जिसमें हमने क्या लिया था, एक आवेशित तार ली थी, तो इसके चारों तरफ जो गॉसियन सरफेस या गॉसियन पृष्ठ जो बना था वो कैसा था, सिलेंड्रिकल। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो आपकी आवेशित चादर है, इसके छोटे से हिस्से से जो गॉसियन सतह बनेगी वो भी कैसी होगी, सिलेंड्रिकल मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस जो ये सतह है या जो ये पृष्ठ है, इसके अलग अलग भागों में हम ये देखते हैं कि एरिया की जो दिशा है, क्षेत्रफल की दिशा किस तरफ होगी और ई की दिशा किस तरफ होगी, और इनके बीच में कोण कितना बनेगा। तो सबसे पहले हम इस सतह को देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा जो है पृष्ठ जो मान लेते हैं, जिसका एरिया कितना है, जिसका क्षेत्रफल आपका ds है। ठीक है, अब इसकी जो दिशा होती है, जैसे कि आप जानते हैं जो एरिया होता है उसकी परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है उसकी दिशा।
सतह के लंबवत परपेंडिकुलर होती है। तो इसकी जो दिशा होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ। लेकिन अगर हम बात करें इस शीट के कारण, इस चादर के कारण जो यहाँ पे ई की वैल्यू होगी वो भी इसी दिशा में होगी, ठीक है। यानी क्या होगा, ई भी इसी दिशा में होगी, डीएस की दिशा भी यही होगी, यानी एन की जो दिशा है वो यही होगी, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। दूसरा अगर हम केस लें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एरिया है उसकी दिशा कहाँ है, इधर पे है। डीएस की जो दिशा होगी जिसे आप एन कैप लेंगे वो इस तरफ, ठीक है। और अगर हम फील्ड की बात करें तो फील्ड इधर की तरफ, ठीक है, ई की दिशा इधर पे। तो दोनों के बीच में कोण कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री। अब हम देखते हैं तीसरी सतह, हम इसे मान लेते हैं, जो है इसके एरिया की डायरेक्शन ये होगी। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा देखें, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी, यानी थीटा का मान इस केस में 0 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। पहले केस में 0 डिग्री, दूसरे केस में आपका 90 डिग्री है, और तीसरे केस में क्या हो गया आपका 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपके थीटा की वैल्यू पता चले। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने ये जो पिछला लेक्चर देखा इसमें हमने क्या किया, सतह को लिया, फिर हमने जो है फाई ई की वैल्यू, ठीक है, फाई ई की वैल्यू आप जानते हैं, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से आप लेंगे। और फिर हम तीनों सतह को लेकर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सरफेस जो है उन्हें लेकर, ठीक है, तब हम इसे सॉल्व करें। तो इस तरीके से हम इसे जो है आगे प्रोसीड करेंगे, और इसे हम नेक्स्ट लेक्चर पे जो है डिस्कस करेंगे। आपको कोशिश करनी है कि आप इस डेरिवेशन को खुद कर पाए, खुद समझें। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इस डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे, और आपका होमवर्क ये है कि आपको इस जो ये आपका टॉपिक है इसको पूरा कंप्लीट करना है, इसे समझना है। और जो इसका आगे का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है, जब हम किसकी बात करते हैं, एक थिक या जो एक मोटी चादर है उसकी बात करते हैं, वो आवेशित है, तो उसके कारण ई की वैल्यू क्या होगी किसी एक बिंदु पर, इसको भी आप जो है घर से पढ़ के आएंगे, ठीक है, समझ के आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, गॉस प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं उनको हमने डिस्कस किया। हमने एक अनुप्रयोग डिस्कस किया जिसमें हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग जो तार थी वो चार्ज थी, उसके कारण ई की वैल्यू क्या होगी ये हमने जाना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जिसमें हम जो है अनंत लंबाई वाली चादर की बात कर रहे हैं, उसको आपको होमवर्क से करके आना है। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है आगे का, जिसमें हम एक मोटी चादर की बात करते हैं, उसको भी आपको होमवर्क से जो है पढ़ के आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और आपको किसी भी प्रकार की इन डेरिवेशन में क्वेरीज होती हैं, या जो आज पढ़ाया गया है या जो पिछला है उनमें आपको किसी भी तरीके की क्वेरी होती है, कोई भी आपके मन में प्रश्न उठता है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।